गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा जो पेपर सेकंड है बीए पार्ट सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है स्कोप एंड एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और तथ्य। तो अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजिल जो हुए हैं, उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक पक्ष से पृथक करके एक पृथक विज्ञान के रूप में मानव भूगोल को स्थापित किया। ठीक है, इसलिए फ्रेडरिक रेडजिल जो है उन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसको एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया। अदरवाइज उससे पहले तक क्या था कि भूगोल जो है वो मेनली फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल ही के रूप में था। जो फ्रेडरिक रेडजिल हैं, इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ है। और अगर हम जर्मन भूगोलवेता देखें तो इनका इस तथ्य पर जोर रहा कि मनुष्य किसी पर्यावरण में रहकर स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि जो जर्मन ज्योग्राफर्स थे वो जो भौतिक तथ्य है उस पे उनका महत्व अधिक होता था। मानव को वो पूरी तरह से अपने प्राकृतिक पर्यावरण से, अपने जो भौतिक तथ्य हैं उनसे प्रभावित मानते थे। जबकि अगर हम फ्रांसीसी भूगोलवेताओं को देखें, जिनका विकास 20वीं शताब्दी और के बाद उन्होंने क्या करा कि मानव भूगोल को भी एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया, उसको महत्व प्रदान किया। तो फ्रांसीसी ज्योग्राफर्स ने 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल को स्वतंत्र विज्ञान माना और मनुष्य तथा मानवीय तथ्यों के अध्ययन को भी उन्होंने प्रमुखता दी। ठीक है, मानव भूगोल में पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक दृश्यों और जीवन की मान्यताओं का तथा इन सब के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन जो है वो मुख्य रूप से मानव की उन्नति, उसकी प्रगति के उद्देश्य से किया जाता है। अगर हम मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र यानी कि स्कोप देखें तो उसमें निम्न 7 तथ्य जो हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें कौन कौन से तथ्य शामिल हैं: जनसंख्या एवं विशेषताएं, सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक भूदृश्यों का कालिक विकास, भूदृश्यों के स्थानिक संगठन, संसाधन उपभोग एवं नियोजन, किसी प्रदेश के प्राकृतिक साधन एवं समायोजन, स्थानिक संगठन के अंतर स्थानिक संबंध। तो इन सभी तथ्यों के बारे में हम मानव भूगोल के अंतर्गत विस्तार से पढ़ते हैं। अब हम इनमें से एक एक तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का अध्ययन, तो पृथ्वी के ऊपर मानव से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रादेशिक अध्ययन। इसमें क्या होता है, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव वहां रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो मानव वर्ग है, उसके आर्थिक व्यवसाय, उसके सामाजिक संगठन और संस्कृति पर होता है। ठीक है, साथ ही जो मानव समुदाय होता है उस प्रदेश में रहने वाला, वह भी प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों का उपयोग करता है, उनका उपभोग करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो क्या करता है, उन प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों में परिवर्तन करता है और अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं निश्चित करता है। इसमें स्वयं मनुष्य की जनसंख्या और प्रजातियों का अध्ययन भी शामिल है इस तथ्य के अंतर्गत। और मानव के साथ साथ मानव का जो समाज है, उसके संगठित वर्ग जो है, उनका अध्ययन भी इसी तथ्य के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या और उसके वितरण का अध्ययन उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है। जनसंख्या की विभिन्न विशेषताएं जो है, जैसे लिंगानुपात, आयु वर्ग अनुपात, वयस्कों में कर्मचारी, जनसंख्या का प्रतिशत यानी कि व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन जो है वो भी इसी में शामिल है। अब हम बात करते हैं दूसरे तथ्य के बारे में जिसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं। वो है प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों तथा मानव के समायोजन का अध्ययन। ठीक है, तो
संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले जनसंख्या की जो शारीरिक बनावट होती है, उसकी वेशभूषा, उसका भोजन पदार्थ, वो किस प्रकार की मकान सामग्री का वो प्रयोग करता है, किस प्रकार के मकानों का वो निर्माण करता है ना। तो उसके मकान निर्माण की जो सामग्री है, शैली है, उसके आर्थिक व्यवसाय हैं, जीवन के उसके विभिन्न जो भी तरीके हैं, आदर्श हैं, उनकी विशेषताओं का अध्ययन जो है वो इस तथ्य में शामिल होता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण की तथ्य व मानव के समायोजन के अध्ययन के अंतर्गत। संसार के जो विभिन्न भागों में भाषा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास, शासन प्रणाली में विभिन्नताएं मिलती हैं, है ना। हम अगर देखें विश्व में तो अलग अलग भागों में रहने वाले जो लोग होती हैं, उनकी अलग भाषा होती है, उनके धार्मिक विश्वास में भी भिन्नता होती है, उन प्रदेशों में शासन प्रणाली में भी विभिन्नताएं मिलती हैं। लेकिन इन सभी विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कुछ विशेषताएं तो क्या होती हैं, जैविक होती है, जैविक यानी कि जन्मजात हैं, जन्म से ही जो विभिन्नताएं मिलती हैं, है ना। और जबकि कुछ विभिन्नताएं जो है वो प्राकृतिक वातावरण की भिन्नता के कारण होती है। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, तो यूरोप के लोग जो है वो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आविष्कारक होते हैं। जबकि अगर हम न्यू गिनी, पापुआ के लोग देखें, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके ऊपर जो आइलैंड्स हैं वहाँ की अगर हम बात करें, या कांगो बेसिन की बात करें जो सेंट्रल अफ्रीका में है, अमेजन बेसिन की बात करें जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, वहाँ के लोग जो हैं वो हमें सुस्त मिलते हैं, आलसी मिलते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये मुख्य रूप से वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की विभिन्नता के कारण है। क्योंकि यूरोप में जो है वो मॉडरेट जलवायु है, तो वहाँ ज्यादा एक्टिव होते हैं लोग। जबकि अगर हम कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन की बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक गर्मी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से लोग जो होते हैं यहाँ के वो आलसी और सुस्त से होते हैं। खनिज उपलब्धता के क्षेत्र में ये खान खोदने का व्यवसाय किया जाता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में खनिज प्राप्त है, उपलब्ध है, वहीं पर तो खान खोद के मतलब खनिजों को निकालने का व्यवसाय किया जा सकता है। ठीक है, जलवायु और उपज किसी क्षेत्र में किस प्रकार की है उसके अनुसार डिसाइड होता है कि उस क्षेत्र विशेष में सूती वस्त्र मतलब पहने जाएं, या वहाँ ऊनी वस्त्र पहने जाएं, या खाल के बने वस्त्र पहने जाएं। ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ पे होता क्या है, उपज कैसे, और वहाँ की जलवायु कैसे। मुख्य रूप से जलवायु का प्रभाव वस्त्रों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो एरियाज हैं वहां पर तो सूती वस्त्र पहने जाएंगे, क्योंकि वहाँ सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है। जबकि अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें, वो ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, या जो ठंडे भाग है वहां की बात करें, तो वहां पर तो ऊनी और खाल से बने हुए वस्त्र पहने जाएंगे। सूती वस्त्र तो वहां बिल्कुल बेकार है पहनना, क्योंकि वहां पर तो लोग फिर ठंड से ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार किसी प्रदेश विशेष में लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करें, ये भी वहां की जलवायु के ऊपर काफी मतलब पूरी तरह से निर्भर करता है। मनुष्य कहीं नए औजार व मशीन उपयोग में लाता है, तो कहीं पुराने औजार मशीनें जो है उनका उपयोग करता है। अब अगर हम बात करें तीसरे तथ्य यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन के बारे में, तो मनुष्य जो है वो एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है। ठीक है, वह अपने प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों को उपयोग करके अपनी सत्ता बनाए रखता है और अपने सांस्कृतिक वातावरण का विकास करता है। सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कैसे होता है कि मनुष्य जो होता है वो उसके चारों ओर जो प्राकृतिक वातावरण है, ठीक है, उससे जो उसको संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उनका वो अपने तकनीकी विज्ञान से उससे उसका प्रयोग करता है और नए भूदृश्यों का निर्माण करता है। ठीक है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। ठीक है, या सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे अगर हम देखें, खेती करना, पशु पालना, मछली पकड़ना, वन काटना, ठीक है, खान खोदना आदि जो ये रूप है, ये प्राकृतिक पर्यावरण का प्रयोग करके जीविकोपार्जन के साधन है। मनुष्य जीविकोपार्जन करता है इनके द्वारा।
अब निवास हेतु घर अगर हम देखें मनुष्य के, चाहे गांव है, शहर की बस्तियां, नहरें, सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि सब वो बनाता है। इसके लिए भी वो प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है ना। नदियों पर पुल बनाता है, पहाड़ों में सुरंग बनाता है, दलदलों को साफ करता है, सिंचाई साधनों द्वारा रेगिस्तान में फसल उत्पादन करता है वो। तो इन समस्त मानवीय क्रियाओं को हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य स्वयं प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपलब्ध संसाधनों के द्वारा का प्रयोग करके करता है। अब अगर हम चौथे तथ्य की बात करें तो वो है संसाधन उपयोग और संसाधन नियोजन का अध्ययन। ठीक है, तो वर्तमान काल में संसाधन उपयोग के आधार पर भविष्य में होने वाली जो मानवीय क्रियाएं हैं उनका हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिन प्रदेशों में अगर हम देखें जहाँ पे खनिज संसाधन बहुत उपलब्ध है, तो वहां पर हम सोच सकते हैं कि आगे जाके खनिज उत्खनन का कार्य होगा, खानें खोदी जाएंगी और उद्योगों का विकास होगा। अब अगर हम ये देखें कि किसी प्रदेश की जो भावी आर्थिक और सामाजिक उन्नति है उसके लिए संसाधनों का नियोजन किस प्रकार का है, किस प्रकार किया जाए का अध्ययन किया जाता है। यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ के मानव समूहों ने क्षेत्रीय संसाधनों को विकसित करके आर्थिक सामाजिक उन्नति के पश्चात उन्होंने क्या करा, फिर दूसरे जो पिछड़े देश हैं वहां की जनता का स्तर ऊंचा उठाने के लिए संसाधन योजनाओं का निर्माण किया। स्तर ऊंचा उठाने के संसाधन योजनाओं का निर्माण किया। विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या और संस्कृतियों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, जिसमें कि मानव भूमि का अनुपात, संसाधन शोषण की नीति, मानव उन्नति के ढंग आदि शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।